हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर चैप्टर 1। फिजिक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन को बोले थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पार्ट 2 क्या पढ़ सॉरी पार्ट 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? पार्ट 6। तो ये पार्ट 6 में कोशिश करते हैं कि आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें। अब इसमें हम लोग पढ़े थे बहुत सारी चीजों को, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन बोले तो टकराकर लौटना। प्रकाश का परावर्तन बोले तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्शन यानी टकराव। रिफ्लेक्शन बोले तो टकराव। तो अब यहाँ पर आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग। तो हम लोग अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कैसा होता है, इसके सारे चीजों को हम लोग काफी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इसका उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे तो लिखेंगे। सबसे पहला याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग में गाड़ियों के हेडलाइट में कहाँ करते हैं? हेडलाइट हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बोलना है अवतल। क्या बोलना है? अवतल दर्पण। उसके बाद गाड़ियों के सर्च लाइट में किसमें करते हैं? सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सर्च लाइट यानी गाड़ी के पीछे जो लाइट भुक भुक करते रहता है वही सर्च लाइट है। यानी कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हजामती में। कहाँ करते हैं? हजामती में। हजामती में करते हैं। कहाँ करते हैं? हजामती में। तो हजामती में, सर्च लाइट में, उसके बाद हेडलाइट में। हेडलाइट में हजामती मतलब बाल कटाना। हम लोग जो बाल कटाते हैं वो क्या है? वो हजामती। और वो हजामती में किस दर्पण का उपयोग होता है? वहां होता है अवतल दर्पण। लेकिन उस दर्पण हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा होता है। तो आपको हजामती में जिस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वहां आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा भी है, क्योंकि बहुत कम धंसा होता है, इसलिए वहां पता हमें नहीं चलता है कि उसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा है। उसके बाद दाढ़ी बनाने में कहाँ करते हैं? दाढ़ी। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बोलना है अवतल। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। उसके बाद उस दाढ़ी बनाने में, उसके बाद टार्च में कहाँ करते हैं? टार्च में। टार्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बोलना है अवतल दर्पण। टार्च में जो दर्पण लगा होता है टार्च में, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। उसके बाद टार्च टार्च के बाद याद रखना है रोगियों के। क्या बोलेंगे? रोगियों रोगियों के नाक, कान, जीभ, दांत, गले आदि गले आदि की जांच में जांच में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बोलना है अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, जीभ, दांत, गले आदि में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलना है? अवतल दर्पण का। उसके बाद हालांकि अब इस दर्पण का उपयोग मेडिकल में
बहुत कम होता है। यानी कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच में इस दर्पण का उपयोग अब नहीं हो रहा है। इसके बदले विज्ञान की दूसरी तकनीक आ गई है, जिससे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में उ उन तकनीकों का अवतल दर्पण के बदले उपयोग करते हैं। तो अ, उसके बाद पहले लेकिन इससे अवतल दर्पण का ही नाक, कान, जीभ, दाँत, गले आदि की जाँच में उपयोग होता था। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? हेडलाइट में, सर्च लाइट में, हजामती में, दाढ़ी बनाने में, टार्च में, रोगियों के नाक, कान, गले, जीभ, दाँत आदि की जाँच में। उसके बाद बताना है सौर भट्ठी में, किसमें होता है? सौर सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद याद रखना है सौर भट्ठी में, उसके बाद सोलर कुकर, क्या बोल रहे हैं? सोलर सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? बोलना है अवतल दर्पण। उसके बाद सोलर सोलर प्लेट, क्या बोल रहे हैं? सोलर प्लेट में किस दर्पण का उपयोग होता है? बोलना है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण का बहुत सारे उपयोग को देखे हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। इसका देखेंगे उत्तल उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वह मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः बोलेंगे वाहनों में, क्या बोलना है? वाहनों में वाहनों में पीछे पीछे की वस्तुओं वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए देखने देखने के लिए साइड मिरर के रूप में साइड मिरर साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में साइड मिरर के रूप में याद रखना है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग में क्या बताना है? वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। और दूसरा उपयोग याद रखना है रोड लाइट, क्या बोलना है? रोड लाइट में रोड लाइट बोले तो गली गली लाइट, कौन लाइट? गली लाइट। रोड लाइट बोले तो गली लाइट, गली लाइट बोले तो गली में जो लाइट लगा रहता है रोड पे गली में जो लाइट लगी होती है वह लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बोलेंगे अवतल सॉरी उत्तल दर्पण, क्या बोलना है? उत्तल दर्पण। आपको ये दो चीज उत्तल दर्पण का उपयोग में दो याद रखना है, बाकी कुछ भी पूछेगा आपको बता देना है क्या? अवतल दर्पण, क्या बता देना है? अवतल दर्पण। मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का उपयोग यही दो चीजों में होता है। अब आगे उत्तल दर्पण का उपयोग इन दो क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम लोग को आगे देखना है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ लिए अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखिए एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण को अवतल अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी, क्या बोल रहे हैं? अभिसारी दर्पण अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो इसको समझने के लिए छोटा सा फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, बताइए कौन सा दर्पण है ये? तो बोलेंगे अभी किसी भी प्रकार का कोई दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण में पीछे की सतह को पेंट किया जाता है। अभी पेंट नहीं है, तो हम चलिए पेंट करते हैं। इस दर्पण के पीछे की सतह का हम लोग पेंट कर दिए। तो अब बताइए कौन सा दर्पण हो गया? अवतल, क्योंकि इसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा है। अब आपको बताए थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। वक्रता कोण किधर बनेगा? जिधर होगा गोल, तो गोल इधर हो रहा है, इसका मतलब वक्रता कोण इधर बनेगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में होता है फोकस या फोकस बिंदु। इसे एफ से इंडिकेट करते हैं, बड़की एफ से। किस एफ से? बड़की एफ से। अब देखिए आपको बताए थे समानांतर आएगी
तो फोकस से होकर जाएगी। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो समानांतर आएगी, समानांतर आएगी। देखिए, ये समानांतर समानांतर आ रही है, कहाँ जा रही है? फोकस से। समानांतर आ रही है तो कहाँ जा रही है? फोकस से। यहाँ भी देखिए समानांतर आ रही है, तो कहाँ जाएगी? फोकस से। समानांतर आ रही है तो कहाँ जा रही है? फोकस से। फिर देखिए समानांतर आएगी, तो कहाँ जाएगी? फोकस से। फिर समानांतर आएगी, तो फिर कहाँ जाएगी? फोकस से। कहाँ जाएगी? फोकस से। समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किरणें समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। तो आप इसमें गौर से देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है, और वो बिंदु कौन है? वो है फोकस या फोकस बिंदु, जिसे एफ से इंडिकेट करते हैं, बड़की एफ से इंडिकेट करते हैं। तो अब बताइए, इसमें अवतल दर्पण क्या करता है? अपने से होकर यानी अवतल दर्पण से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस या फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या उससे उस वहां जाकर के मिलती है। यानी अवतल दर्पण में देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है, इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। पूछेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो बोलना है चूंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो बोलना है अवतल दर्पण। क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, चूंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब ये खुद लिख लीजिएगा। उसके बाद एक होता है एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को जिस प्रकार अवतल दर्पण को क्या बोले? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोले, उसी प्रकार उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? चलिए इसको इधर लिख देते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसको फिगर से समझते हैं। हम बनाएंगे एक उत्तल दर्पण। क्या बनाएंगे? एक उत्तल दर्पण। अभी बताइए कौन सा दर्पण है? बोलेंगे किसी भी प्रकार का कोई दर्पण नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का सतह रंजित किया हुआ नहीं है। तो हम इसे कलर करेंगे यानी पेंट चढ़ाएंगे। पेंट कर देते हैं इसके पीछे। अब जैसे पेंट कर दिए तो बताइए अब कौन सा दर्पण हो गया? तो बोलेंगे उत्तल। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा है, बाहर की ओर उठा है। यहाँ धसा था, यहाँ उठा है, इसलिए उठा उससे उत्तल, उससे उठा उससे उत्तल, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोल रहा? उत्तल दर्पण। और इसका वक्रता कोण किधर बनेगा? जिधर होगा गोल उधर बनेगा वक्रता कोण। गोल इधर हो रहा है, वक्रता कोण इसका इधर बनेगा, वक्रता कोण इसका इधर बनेगा। वक्रता कोण को सी बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता कोण के बीच क्या होता है? तो फोकस। क्या होता है? फोकस। फोकस बोले तो एफ, फोकस बोले तो एफ, बड़की एफ। अब अ, अब आपको ध्यान देना है कि बताए थे समानांतर समानांतर आएगी। अब देखिए समानांतर आ रही है, समानांतर आ रही है। प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? तो समानांतर। कैसे आ रही है? समानांतर। जैसे समानांतर आ रही है तो बोले थे जिधर होगा गोल, उत्तल दर्पण में जिधर गोल होगा उधर ही किरण मुड़ेगा। तो जैसे समानांतर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद ये किरण इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। अब जैसे इधर मुड़ेगा किरण, इधर मुड़ेगा किरण, तो यह जैसे ही किरण इधर मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा इधर टकराने के बाद। जैसे किरण उधर मुड़ेगा तो मुड़ने के बाद लेकिन कोई व्यक्ति यदि यहाँ से देखेगा तो उसे लगेगा कि ये किरण बहुत पीछे से आ रही है। यहाँ से कोई व्यक्ति इस किरण को देख प्रकाश की किरण यानी प्रकाश को देखेगा या प्रकाश इस किरण को देखने से क्या उसे मालूम चलेगा? उसे मालूम चलेगा इस किरण को देखने से कि ये किरण बहुत पीछे से बहुत दूर से आ रही है। वास्तव में ये किरण इधर से नहीं आ रही है, ये किरण तो इधर समानांतर आ रही थी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, टकराने के बाद इधर परावर्तित हो गई। लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ से देखने पर पता चलेगा ये किरण बहुत पीछे से आ रही है, बहुत पीछे से।
आ रही है, बहुत पीछे से आ रही है। तो ये किरण इस प्रकार से ये बहुत पीछे से आ रही है, उसे लगेगा कि इधर से आ रही है किरण, किधर से आ रही है? उधर से आ रही है, इधर से आ रही है। लेकिन ये क्या वास्तव में आ रही है? इसे वास्तव में नहीं आ रही, इसलिए इसे क्या करेंगे? टूटी हुई रेखाओं से इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? टूटी हुई रेखाओं से इंडिकेट करेंगे। किरण चूँकि वास्तव में नहीं आ रही है, ये कल्पना करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार इधर से भी अगर कोई समानांतर आएगी, तो फिर ये टकराने के बाद इधर गोल हो रहा है, तो जिधर होता है गोल उत्तल दर्पण में, उधर ही प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो गोल इधर हो रहा है, यहाँ गोल उधर हो रहा था, तो किरण उधर मुड़ गया। यहाँ गोल इधर हो रहा है, तो किरण इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। अब जैसे किरण इधर मुड़ जाएगा, टकरा के इधर आने लगेगी किरण, प्रकाश की किरण, लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ से देखने पर उसे मालूम चलेगा ये प्रकाश की किरण बहुत पीछे से आ रही है। तो इसको हम बढ़ा देंगे पीछे, पीछे बढ़ा देंगे। अब जैसे बढ़ाएँगे, इसी प्रकार जैसे ये दोनों किरण को लिए हैं, उसी प्रकार समानांतर आएगी, तो फिर इस तरह से जाएगी। ऐसे समानांतर आएगी तो इसी तरह से जाएगी, फिर समानांतर आएगी तो फिर इसी तरह से जाएगी। उसी प्रकार यहाँ भी समानांतर आएगी तो फिर ऐसे जाएगी, फिर समानांतर आएगी तो फिर ऐसे जाएगी। जब भी किरण समानांतर आती है, तो इसी तरह से चली जाती है, समानांतर आती है, तो इसी तरह से चली जाती है। तो अब आप देख सकते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो कहिएगा, चूँकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करती है। यहाँ प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? फैला रहा है। उत्तल दर्पण किरण क्या कर रहा है? फैला रहा है। इसलिए बोलेंगे चूँकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करती है, इसलिए उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। और चूँकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। चूँकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अब हम लोग देख रहे थे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? बोलेगा किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? क्या बोलना है? उत्तल दर्पण। क्या बोलना है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? चूंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और चूंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए समानांतर आई है, फिर उस तरह से टकरा के चल गई, समानांतर आई, टकरा के चल गई, यहाँ भी समानांतर आई है, टकरा करके चल गई। तो इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे? अपसारी। फैलाएगा तो अपसारी, और एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो उसे बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। अब हम लोग को इसमें देखना है, हम लोग पढ़ लिए अवतल का उपयोग, उत्तल का उपयोग और अभिसारी और अपसारी। अब हम लोग को कुछ संकेत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संकेत। क्या लिखेंगे हम लोग? संकेत और उसका नाम। तो जैसे देखिए, जैसे रहेगा पहले सूत्र लिखते हैं। क्या बोलेंगे? सूत्र। सूत्र। सूत्र बोले तो फार्मूला, सूत्र बोले तो फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले एक चीज पूछता है। क्या पूछता? एक चीज पूछे, सबसे पहले दर्पण सूत्र। क्या बोल रहे हैं? सूत्र में कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होगा? तो दर्पण सूत्र होगा एक बट्टा एफ। एक बट्टा एफ। छोटकी एफ की बड़की एफ बोलेंगे, बड़की एफ। एक बट्टा एफ, सॉरी छोटकी एफ। क्या बोलना है? छोटकी एफ। यहाँ छोटकी एफ क्या देंगे? छोटकी एफ। तो बोलेंगे एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू। ये कौन सा सूत्र है? ये है दर्पण सूत्र। ये कौन सूत्र है? दर्पण सूत्र है। इस सूत्र को क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। या इसी को ऐसे लिख देता है, इसी सूत्र को यहाँ लिख देते हैं, या करके लिख लीजिएगा। एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। इसी क्या कहते हैं? इसी कहते हैं दर्पण सूत्र। ऐसे रहे या ऐसे रहे, दोनों एक ही है। अब इसको इधर कर दिए हैं, दाई ओर था एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू, इसे कर दिए बाई ओर, और बाई ओर एक बट्टा एफ है, इसे कर दिए दाई ओर। बात वही है, कोई भी हो सकता है, दोनों एक ही है। दोनों को कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बोले तो मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। अब उसके बाद एक होता है आवर्धन सूत्र। क्या होता है? आवर्धन सूत्र। आवर्धन।
आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का। आवर्धन सूत्र दो तरह का होता है। एक होता है आवर्धन सूत्र में एक होता है m बराबर h डैश बट्टे h। ये किससे प्राप्त होता है? तो परिभाषा से। ये सूत्र किससे प्राप्त होता है? बोलना है परिभाषा से। किससे प्राप्त हुआ? परिभाषा से। ये सूत्र किससे प्राप्त होता है? क्या बोलेंगे? परिभाषा। क्या बोलना है? परिभाषा से। अब एक होता है आवर्धन सूत्र m बराबर, आवर्धन सूत्र m बराबर होता है माइनस v बट्टा यू, माइनस v बट्टा यू। यानी कि ये किससे? ये सूत्र से, ये सूत्र से प्राप्त हुआ। ये सूत्र सिद्ध करने पर, ये किससे प्राप्त होगा? सिद्ध करने पर। क्या बोलेंगे? सिद्ध, सिद्ध करने पर, सिद्ध करने, सिद्ध करने पर, सिद्ध करने पर। ये सूत्र किससे प्राप्त होता है? सिद्ध करने पर। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज पूछेगा अवतल दर्पण की। क्या पूछेगा? अवतल, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी बोले तो छोटकी एफ, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। क्या बोल रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या बोले तो बड़की आर, बड़की आर में संबंध क्या होता है? दोनों में संबंध पूछेगा तो संबंध बताना है, दोनों में क्या संबंध होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो बोलना है एफ बराबर आर बाय टू। किस चीज का संबंध होता है? एफ बराबर आर बाय टू। या इसे कोनाकुनी गुना करेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुना करेंगे तो आर बराबर क्या होगा? 2f। क्या हो जाएगा? 2f। ये कहे या ये कहे, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य है, दोनों को बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? एफ और आर में फोकस दूरी बोले तो छोटकी एफ और वक्रता त्रिज्या बोले तो बड़की आर, यानी दोनों में किसका संबंध है? तो बोलेंगे एफ बराबर आर बाय टू का या आर बराबर 2f का। अब हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या देखेंगे? चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में, चूंकि चिन्ह परिपाटी को जैसे ही आप समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काफी आसान हो जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाता है चिन्ह परिपाटी को जानने के बाद। हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें चिन्ह परिपाटी में जैसे कि हम लोग मैथ में एक ग्राफ बनाते थे, तो इस प्रकार से एक सरल रेखा, एक खड़ी और एक पड़ी, इस तरह से दो रेखाएं खींचना है। और अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग मैथ में ग्राफ जब खींचते थे तो यहाँ पर क्या होता था? मूल बिंदु। क्या होता था? मूल बिंदु। मूल बिंदु बोले तो ऑरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु बोले तो ऑरिजिन पॉइंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्रुव। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिजिक्स में क्या हो जाता है? ध्रुव। जबकि जबकि मैथ में क्या होता था? मूल बिंदु। अब ध्यान देना है, ये आपतित किरण, इधर से ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। तो याद रखना है ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण, क्योंकि आने वाली किरण है। तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और आपतित किरण की दिशा में यदि दूरी मापा जाता है तो वह दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? धनात्मक। तो यहाँ पर बताना है, पहला पॉइंट बताना है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां क्या हो जाएगी? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। क्या हो जाएगी? धनात्मक। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपतित किरण की दिशा, जैसे ये किरण, ये कौन सा किरण? आपतित किरण है, यानी इधर जा रही है किरण। तो इस तरफ से यहाँ, अगर इस यहाँ से लेके इस तरफ जितना दूरी हम लोग मापेंगे वो सब धनात्मक दूरी होगा। कैसा होगा? धनात्मक। अब एक चीज और ध्यान देना है, आपतित किरण की विपरीत दिशा,
अब जैसे कि इधर जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा होगा, और इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपतित किरण की विपरीत दिशा। ये कौन दिशा हो गया, क्योंकि आपतित किरण की दिशा उधर है, ये जो किरण है उधर से इधर ही जा रही है, यानी कि ये हो गया इसका विपरीत, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा। इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की, आपतित किरण की कौन सी दिशा है, विपरीत, आपतित किरण की विपरीत दिशा हो गया। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में कोई भी अगर दूरी मापा जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव, वो दूरी हो जाएगा निगेटिव। दूसरा में लिखना है, यहाँ पहला में क्या बोले, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होती है। अब इसका उल्टा करेंगे, बोलेंगे आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की, आपतित किरण की कौन सी दिशा, तो विपरीत, विपरीत बोले तो उल्टा दिशा, विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई, मापी गई, मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले तो निगेटिव होती है। ये चीज ध्यान में रखना है। ये सब अगर आपको ध्यान में है, अगर ये सब आप समझ रहे हैं तो आपको नविकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न जो होगा वो काफी सरल तरीके से आप बना पाएंगे। तो उसके बाद अब उसके बाद तीसरा समझना है, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इस तरफ आएंगे तो मापेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। अब तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट ये है मुख अक्ष। ये कौन सा, इसका नाम क्या है, मुख अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, इसे क्या कहते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, इसी क्या बोलेंगे, मुख अक्ष या कौन सा अक्ष, प्रधान अक्ष। अब मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई जो मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई को मापते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या बोलना है, मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई, मुख अक्ष यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मापेंगे, यानी कि यहाँ से अगर मापेंगे, यहाँ से कहाँ से, तो मुख अक्ष से, कहाँ से मापना है, मुख अक्ष से। तो मुख अक्ष से अगर मापते हैं, ये मुख अक्ष हमारा है, अगर यहाँ से अगर मापते हैं ऊपर की ऊंचाई को, यहाँ से ऊपर मापेंगे, मुख अक्ष से ऊपर मापेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और नीचे मापेंगे, मुख अक्ष से कहाँ मापेंगे, नीचे, मुख अक्ष से नीचे मापते हैं, ये क्या हो जाता है, निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ बोलना है, तीसरा में ऐड करेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मुख अक्ष से, ये क्या है, मुख अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, बोलना है मुख, मुख अक्ष से, मुख अक्ष से ऊपर, ऊपर की, ऊपर की, मुख अक्ष से ऊपर की मापी गई, मापी गई ऊंचाइयां, मापी गई ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होती है। उसके बाद ध्यान में रखना है, 4 नंबर, इसका उल्टा करेंगे, यानी मुख अक्ष से नीचे की मापी गई ऊंचाई क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो बोलेंगे मुख अक्ष से या प्रधान अक्ष से नीचे मापी गई ऊंचाई क्या हो जाएगा, मुख अक्ष, मुख अक्ष से, ये ऊपर था अब बोलेंगे नीचे, मुख अक्ष से ये ऊपर था अब बोलेंगे नीचे, मुख अक्ष से नीचे की मापी गई, मापी गई ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो निगेटिव। निगेटिव बोले तो ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाती, होती है। अब एक चीज नोट में याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, मुख अक्ष दर्पण में दूरियां हमेशा कहां से मापी जाती है, तो याद रखना है ध्रुव से। दर्पण में दूरियां हमेशा कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव बोले तो पोल, और पोल बोले तो पी। बोलेंगे मुख, मुख और सॉरी बोलेंगे दर्पण में, क्या बोलेंगे, दर्पण में दूरियां, दर्पण में दूरियां
हमेशा, दर्पण में दूरियां हमेशा हमेशा ध्रुव 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 बोले तो पी से मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा। ये ध्रुव है, ये हमारा क्या है, ध्रुव। ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी। दर्पण में हमेशा दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से। ध्रुव बोले तो पी से, यानी कि ये ध्रुव है, ये पी है। यहां से अगर इधर मापते हैं दूरी बाई ओर, ध्रुव से बाई ओर दूरी मापते हैं, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ध्रुव से इधर दाई ओर, यानी कि ध्रुव से दाई ओर बोले तो आपतित किरण की दिशा में अगर कोई दूरी मापते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाई ओर बोले तो आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा, और इस दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है, नेगेटिव। और उसी प्रकार ध्रुव से या मुख अक्ष से नीचे की ऊंचाई को मापेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई को मापेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो याद रखना है, दर्पण में दूरियां हमेशा ध्रुव ध्रुव बोले तो पी से मापी जाती है। और मुख अक्ष से नीचे की ऊंचाई को मापते हैं तो नेगेटिव होता है। मुख अक्ष से ऊपर की ऊंचाई को अगर मापते हैं तो क्या होता है, वो हो जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो धनात्मक। और बोलना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा क्या हो जाती है, धनात्मक। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक, नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को पढ़ते हैं संकेत। क्या पढ़ेंगे, संकेत। संकेत 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 क्या बोल रहा है, संकेत। संकेत और नाम, संकेत और नाम, संकेत और नाम, संकेत और नाम। अब ध्यान दीजिएगा, संकेत में जैसे जैसे मान लीजिए छोटकी एफ, क्या बोल रहा है, छोटकी एफ। छोटकी एफ का मतलब क्या होता है, तो बोलना है फोकस दूरी। क्या बोलना है, फोकस, फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और बड़की एफ बोलेंगे तो क्या बोलना है, बड़की एफ का मतलब क्या होता है, बड़की एफ मतलब होता है फोकस, फोकस या फोकस या फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु। बड़की एफ का मतलब क्या हो जाता है, फोकस या फोकस फोकस बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद जैसे आर है, क्या है, आर, बड़की आर, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। बड़की आर मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद बोलना है एम। एम का मतलब क्या होता है, आवर्धन। एम मतलब क्या होता है, आवर्धन। एम का एम बोले तो आवर्धन, छोटकी एम। उसके बाद भी बोले तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब। क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। भी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। और यू मतलब क्या होता है, तो वस्तु दूरी। यू का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। यू मतलब क्या होगा, वस्तु दूरी। उसके बाद यू हो गया वस्तु दूरी। उसके बाद इधर लिख देते हैं। उसके बाद सी। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब वक्रता त्रिज्या। सी का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद समझना है आर। आर हो गया, चलिए ठीक है, आर हो गया। और एच डैश, क्या बोल रहे हैं, एच डैश। एच डैश का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश का मतलब क्या होता है, तो बोलना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। केवल एच मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। उसके बाद और फोकस दूरी हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, आवर्धन हो गया, ध्रुव। ध्रुव बोले तो पी बोले तो ध्रुव, पी बोले तो ध्रुव। ध्रुव को किससे इंडिकेट करते हैं, तो पी से। चलिए ये सब हम लोग पढ़ लिए कि किसका संकेत क्या होता है, और जैसे फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, क्या बोलेंगे, छोटकी एफ। बोलेगा फोकस बिंदु या फोकस को किससे इंडिकेट करते हैं या सूचित करते हैं, बोलेंगे बड़की एफ। बोलेगा वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, बोलेंगे बड़की आर। बोलेगा वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, तो बोलेंगे सी। बोलेगा ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, तो बोलेंगे पी। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, तो एच डैश। वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, तो एच से। पूछेगा आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, तो बोलेंगे एम से, छोटकी एम। पूछेगा वह प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो भी से। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो यू से।